अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये कुछ क्लासेस पहले बताई थी बात कि गुडविल के ऊपर डेफर्ड टैक्स नहीं बनना, ये एक्सेप्शन में शामिल था। लेकिन एक्विजिशन डेट पे एस की बुक्स में जो एसेट्स और लायबिलिटीज आ रहे थे, एस ने तो उन्हीं के मुताबिक IAS 12 लगाया हुआ था। यानी इसने अपनी इनकम के ऊपर करंट टैक्स बनाया होगा और एसेट्स लायबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट के ऊपर डेफर्ड टैक्स वगैरह सब बनाया हुआ होगा। लेकिन हम ग्रुप में इस सब्सिडी को जब वेलकम कह रहे हैं तो एक्विजिशन डेट के ऊपर हम एस के एसेट्स और लायबिलिटीज, इन अदर वर्ड्स इसके नेट एसेट्स, उनको बुक वैल्यू पे वेलकम कर रहे होते हैं, फेयर वैल्यू पे। अच्छा, फेयर वैल्यू पे ना कुछ एक्सेप्शन हैं। हाँ, वही देख रहा हूँ, मैंने लिखी हुई है नोट्स में, जबानी भी शायद बताई थी। कुछ आइटम्स हैं जिनको फेयर वैल्यू पे नहीं लाना होता, उसमें एम्प्लॉय बेनिफिट शामिल है, उसमें लीजेस शामिल है, उसमें IFRS 5 वाली चीजें शामिल है। एस के कुछ एसेट्स के अलावा बाकी सारे एसेट्स और लायबिलिटीज फेयर वैल्यू पे हम ग्रुप में वेलकम करते हैं, और यही वजह है कि उन पे अगर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होती है तो वो हम यहां पर करते हैं, फिर उस पर ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं। तो हम एस की वो बैलेंस शीट जिसपे वो अपनी तरफ से IAS 12 लगा चुका हुआ था, अपनी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेसिस को कंपेयर करके IAS 12 लगा चुका हुआ था, हम उस वैल्यूज पे वेलकम नहीं कर रहे, हम मजीद कोई नई वैल्यूज क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अगर इसमें इसका PPE 250 कैरिंग अमाउंट पे आ रहा था और इसकी टैक्स बेस 210 थी, तो सब्सिडरी ने इस 40 के ऊपर डेफर्ड टैक्स बना लिया हुआ है ना, लेकिन हम ग्रुप बैलेंस शीट के अंदर 250 को वेलकम नहीं कर रहे, हम इस 250 की फेयर वैल्यू को वेलकम कर रहे हैं। और अगर 250 की फेयर वैल्यू लेट से 260, तो ग्रुप बैलेंस शीट में हम इस पीपी को कितनी वैल्यू पे इन कर रहे हैं, 260 पे, जबकि टैक्स बेस और 250 के दरमियान जो डिफरेंस था उस पे IAS 12 लग चुका, हमने उस डिफरेंस को मजीद 10 बढ़ा दिया। समझ आई बात? तो इस 10 को जब हमने खुद से बढ़ा दिया ग्रुप फॉर, अच्छा आज जो मैं बता रहा हूं ना IAS 12 का, वो पोर्शन बता रहा हूं जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। अब तक बता रहा था जो इंडिविजुअल कंपनीज का था, अब तक जो सवाल भी किए वो इंडिविजुअल कंपनी की। अब बता रहा हूं कि जो ग्रुप बैलेंस शीट है, उस ग्रुप बैलेंस शीट में जो एसेट्स लायबिलिटीज हैं वो उनकी कैरिंग अमाउंट्स हैं जो ग्रुप बैलेंस शीट में आ रही हैं।
उनमें भी हो सकता है कुछ मजीद डेफर्ड टैक्स लगाना पड़े। जैसे मैं बता रहा हूं कि अगर एस ने अपनी बैलेंस शीट पूरी बनाई हुई बेसिस से कंपेयर करके जो जो डेफर्ड टैक्स बनता था वो बनाया हुआ था, लेकिन हम कुछ चीजें ग्रुप बैलेंस शीट में नई ला रहे होते हैं या इनकी वैल्यूज चेंज कर रहे होते हैं, तो इसकी फेयर वैल्यू अगर 260 है तो ग्रुप बैलेंस शीट में हम इस पीपीई को 260 पे एंटर करेंगे, जबकि सब्सिडरी ने 40 के डिफरेंस के ऊपर डेफर्ड टैक्स बनाया हुआ। ग्रुप में इस पीपीई को 260 लाने से क्या होगा, टैक्सेबल डिफरेंस 10 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो उस पर फिर हमें एक एक्स्ट्रा डीटीएल क्रिएट करना पड़ेगा। क्या मतलब, ये 10 एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं? डेफर्ड तो वो होता है जिसमें आगे जाने के लिए हो जाएगा कुछ टैक्स, ग्रुप स्टेटमेंट में टैक्स लगता है। ग्रुप स्टेटमेंट में टैक्स नहीं लगता, ईवन पे लगता है। हाँ फिर तो ये कभी नहीं, लेकिन वो जो हम इनको आइंदा डेप्रिशिएट किया करेंगे, वो जो डेप्रिशिएट करेंगे, फिर इसके अलावा जो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वही जवाब है जो रिवैल्यूएशन मॉडल का जवाब है। जब एक एसेट हमारे मुताबिक रीवैल्यू होके अपवर्ड हो गया, टैक्स के मुताबिक नहीं हुआ, तो डेप्रिसिएशन का फर्क आएगा, लेकिन वो फर्क कल को रिवर्स हो जाएगा जब हम थोड़ा प्रॉफिट एंड डिस्पोजल दिखाएंगे, वो ज्यादा दिखाएंगे। तो यही जवाब बैलेंस शीट में ग्रुप का भी है कि हम इनको फेयर वैल्यू पे अपडेट कर रहे हैं। अब ग्रुप में ज्यादा डेप्शन चार्ज हुआ करेगी, टैक्स वाले उतनी डेप्शन अलाउ नहीं किया करेंगे, लेकिन जब कल को ये बिकेगा तो ग्रुप में प्रॉफिट एंड डिस्पोजल कम होगा जबकि टैक्स वाले ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगा रहे होंगे। तो सेम रिवैल्यूएशन वाला जवाब है इसका। लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू बहुत कम ही है कि वो कम ज्यादा हो, बहुत कम चांस होता है इस बात का। क्या मिसाल होगी? अच्छा, अनरिकग्नाइज थी, लेकिन कल को जब वो सेटल होगी तो उसकी टैक्स डिडक्शन मिलेगी ना। कंटिंजेंट लायबिलिटी थी एक, एस ने उसको बैलेंस शीट में जगह नहीं दी हुई थी, हमने ग्रुप में उसको जगह दे दी, ठीक है, हमने उस पर डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट कर लिया। जब कल को वो एक्चुअली सेटल करेगा तो उसको एक्चुअल सेटल करते हुए क्या पता टैक्स डिडक्शन मिलनी नहीं, तो वो कल जो एक्चुअली डिडक्शन मिल जाएगी हमने उस पर आज ही डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया। हाँ, क्योंकि हो सकता है वो कोई हराम खर्चा ना हो, कोई ऐसा हो जिसकी डिडक्शन मिल जानी हो, तो एस ने अभी उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज किया हुआ था, बुक्स में नहीं बनाया हुआ था, तो एस ने उसकी डेफिनेटली फिर डेफर्ड टैक्सेशन भी नहीं की हुई थी। लेकिन जब वो कल को सेटल होगी तो उस पर टैक्स डिडक्शन मिल जाएगी, तो वो हम आज ही डेफर्ड टैक्स एसेट बना चुके हैं वहां। तो इसलिए ग्रुप बैलेंस शीट की बेशक कोई रिटर्न नहीं है जो ग्रुप की फाइल होती है, लेकिन जो हमने एसेट सब्सिडरी के कंसोलिडेट किए हैं वो फेयर वैल्यूज पे किए हैं, और हमारे ग्रुप इनकम स्टेटमेंट में ऑनवर्ड उन्हीं के ऊपर डेप्शन आया करेंगे। तो हम चूंकि ये 10 का एक्स्ट्रा एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, और ये डिफरेंस क्रिएट क्यों, किस वजह से हो रहा है, किस मौके पे हो रहा है, एक्विजिशन डेट पे, तो इस 10 के ऊपर जो एक्स्ट्रा डेफर्ड टैक्स बनना है वो यहीं पर, इधर ही, वो यहां पर आएगा। हम ये समझेंगे कि हम एस को जब लाए हैं और उसके एसेट्स और लायबिलिटीज को इन कर रहे हैं, तो साथ ही साथ एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी ले रहे हैं, तो वो यहां पर एक एडजस्टमेंट के तौर पे आएगी। तो एक तो एक्विजिशन डेट पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी, एसेट या लायबिलिटी जो भी बनती है, एक तो एक्विजिशन डेट पे बनेगी, और एक्विजिशन डेट पे बनने से मुराद है कि वो गुडविल की वर्किंग में यहां आएगी। ये क्यों बनेगी बात समझ आई, क्योंकि हम कंसोलिडेट करते हुए इन एसेट्स लायबिलिटीज की फेयर वैल्यूज दे रहे हैं, जबकि सब्सिडरी ने अपने तौर पर जो आईएसएल लगाया हुआ था वो अपनी कैरिंग अमाउंट्स पे लगाया हुआ था। अब हम उनको अगर नई फेयर वैल्यू पे ला रहे हैं तो हम डिफरेंस मजीद बढ़ा रहे हैं, तो हमें उस मजीद डिफरेंस पे खुद से डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और ये डेफर्ड टैक्स ही होगा, करंट नहीं होगा, और हम उसको यहां पर लेके आए और अकॉर्डिंगली से गुडविल चेंज हो जाएगी। तो एक तो जब ग्रुप बैलेंस शीट बनती है तो एक तो कंसोलिडेशन नहीं, एक्विजिशन डेट के ऊपर डेफर्ड टैक्स क्रिएट हो रहा है, और उसकी रीजन क्या है कि एसेट्स और लायबिलिटीज जो एस की बुक्स में थे वो कैरिंग अमाउंट्स पे थे, लेकिन हम उनको कंसोलिडेट करते हुए फेयर वैल्यूज पे लेके आ रहे हैं। एक तो उस वक्त एक्विजिशन डेट पे डीटीएल बनेगा या डीटीए बनेगा और वो यहां पर आएगा। फिर इसके अलावा
जब साल एंड होंगे तो साल एंड के ऊपर भी फिर डेफर्ड टैक्स की तो वर्किंग चलेगी, क्योंकि हमने अगर इस 10 के ऊपर डेफर्ड टैक्स क्रिएट कर लिया तो ईयर एंड तक आते आते सिर्फ डेप्रिशिएट भी तो होना ही है ना। तो फिर अब ये सारा साल हर ऐसे चलता रहेगा, यानी इनिशियली हमने डेफर्ड टैक्स बना लिया और अब हर ईयर एंड पे नॉर्मली ये जिस तरह पहले अकाउंटिंग होती है इसको भी इसी तरह से ईयर एंड के ऊपर हम ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कैरिंग अमाउंट देखा करेंगे, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स बेसिस देखा करेंगे और देखेंगे क्या कोई मजीद डेफर्ड टैक्स बनाने वाला है तो ईयर एंड के ऊपर इसका काम हुआ करेगा। एक तो हो गई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। इसके अलावा जो यूआरपी है गुड्स पे या पीपीई पे, पी ने एस को बेचा या एस ने पी को बेचा, तो जिसने खरीदा होगा, यानी अगर एक एसेट है, मैं गुड्स की बात करता हूं, पी ने एस को कॉस्ट 10 वाली चीजें 14 की बेच दी एस को, और ये सारी की सारी चीजें एस के स्टॉक में भी पड़ी हुई हैं। एस की जो अपनी इन्वेंट्री आ रही होगी, जो उसकी अपनी बैलेंस शीट में आ रही होगी, वो कितनी आ रही होगी? 14 के 10? 14। और अगर देखा जाए तो एस की कैरिंग अमाउंट 14 सही है, क्योंकि उसको तो 14 का पड़ा है, लेकिन जब हम इसको ग्रुप बैलेंस शीट में लाएंगे तो हमने क्या कर दिया, उसमें से 4 का यूआरपी निकाल दिया। तो जो एस ने अपने तौर पे अपनी बैलेंस शीट में जब इस इन्वेंट्री के ऊपर बाकी एसेट्स की तरह डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने का सोचा था तो उस पर डेफर्ड टैक्स नहीं बना, क्योंकि एस को तो 14 ही कॉस्ट किया हुआ है ना, एस ने तो उसमें डेफर्ड टैक्स नहीं बनाया। लेकिन जब यही इन्वेंट्री ग्रुप की नजर से देखेंगे तो ग्रुप में अब ये इन्वेंट्री कितने पे आ रही होगी? 10 पे, क्योंकि ग्रुप बनाते हुए तो हम इसमें से यूआरपी माइनस कर देंगे, जबकि टैक्स बेस कितनी है? देखो टैक्स बेस तो इंडिविजुअल उनकी अपनी है ना, जो फॉर टैक्स पर्पसेस है। ये तो हमने ग्रुप में कुछ यूआरपी माइनस करके कैरिंग अमाउंट एडजस्ट कर ली, फॉर टैक्स पर्पसेस तो वो 14 ही है ना। टैक्स बेस है, फॉर टैक्स पर्पसेस कितनी वैल्यू है? तो एस एक अलहदा एंटिटी है, पी एक अलहदा एंटिटी है। एस की इन्वेंट्री फॉर टैक्स पर्पसेस कितनी है? टैक्स बेस टैक्स की नजर से होगा, कैरिंग अमाउंट ग्रुप की नजर से है। देखो कैरिंग अमाउंट वो हमारी है और हम अपनी नजर से जो देख रहे होते हैं वो कैरिंग अमाउंट है। टैक्स बेस तो टैक्स वालों की नजर से होती है, तो टैक्स वालों की नजर में ग्रुप नहीं है, टैक्स वालों की नजर में पी और एस है। तो इस इन्वेंट्री जो कि एस की इन्वेंट्री है, फॉर टैक्स पर्पसेस इसकी वैल्यू कितनी है? 14 है। अब हमने चूंकि ग्रुप बैलेंस शीट बना ली है तो एस की इन्वेंट्री में से यूआरपी माइनस किया होगा और उसको हम वापस 10 पे ले आएंगे, लेकिन फॉर टैक्स पर्पसेस उस इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है? वो तो 14 है, तो डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब इस डिफरेंस के ऊपर हम खुद से डेफर्ड टैक्स बनाएंगे, एस ने नहीं बनाया हुआ था, हम बनाएंगे। टैक्स रेट किसका लगाएंगे, पी का या एस का? ये डेफर्ड टैक्स बनेगा, ये बात यहां तक समझ आई कि नहीं? एस ने अपनी कॉस्ट के मुताबिक बुक्स में रखा हुआ था और टैक्स वालों की नजर में भी इसकी यही कॉस्ट थी, तो उस इन्वेंट्री की टैक्स बेस तो 14 है। जब ग्रुप बैलेंस शीट में इसको एडजस्ट किया गया, यूआरपी लेस किया गया, तो ये ग्रुप की नजर में कैरिंग अमाउंट 10 पे आ गई, लेकिन टैक्स बेस तो 14 ही है, तो एक 4 का डिडक्टेबल डिफरेंस क्रिएट हो गया। हम यूआरपी को लेस कर किस में से रहे होते हैं? प्रॉफिट्स में से अगर देखें तो जिसने बेचा है। लेकिन ये मैं कौन से टैक्स की बात करूं, डेफर्ड टैक्स या करंट टैक्स? डेफर्ड टैक्स।
और डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट होता है एसेट्स और लायबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस को देखते हुए। तो ये बेशक ग्रुप की नजर से देख रहे हैं, लेकिन ये किसकी इन्वेंट्री है? एस की। तो डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन के लिए टैक्स रेट किसका लगेगा, पी का या एस का? एस का। अब आप आइए नोट्स में, पेज नंबर 9 पे, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 के एंड पे बिजनेस कॉम्बिनेशन की हेडिंग से 2 पैराग्राफ लिखे हैं, मैं ये पढ़ लें। पेज नंबर 9 बिजनेस कॉम्बिनेशन, 2 पैराग्राफ लिखे हैं। पेज 10 पे नहीं जाना, अभी पेज 9 बस। वो असल में कोई मेथड सही नहीं है ना, वो तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बात जरूर है, लेकिन IAS 12 का मेथड तो यही है। देखो, हम चूंकि बात ही इन्वेंट्री की कर रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ सेल कम आएगी बायर की। हम जब इनकम स्टेटमेंट में यूआरपी के एडजस्टमेंट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाते हैं ना, तो वो बायर का क्लोजिंग स्टॉक है जो इस वक्त एक ज्यादा अमाउंट पे लिखा हुआ है, और जब उसको हम कम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाएंगे। तो जब कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाएंगे बायर की, तो बायर का प्रॉफिट कम होगा। जब बायर का प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी बायर ही का इफेक्ट होगा, तो इसलिए बायर का टैक्स रेट लगेगा। एसओसीआई में हम लोग सेलर की एडजस्टमेंट नहीं करते, वो तो सेल्स और परचेजेस आपस में नेट होके खत्म हो गए। असल मसला रह जाता है जो बायर का स्टॉक आ रहा है, जो कॉस्ट ऑफ सेल ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, वो एक बड़ी फिगर आ रही है। उसमें से जब कम करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ानी पड़ती है, तो बायर की कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा रहे होते हैं। तो बायर की कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाएंगे तो बायर का प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब बायर का प्रॉफिट कम होगा तो बायर का टैक्स भी कम होना चाहिए, तो इसलिए बायर का टैक्स रेट लगा है। हाँ जी, पेज 9। अच्छा, अब इसी हवाले से एक डेफर्ड टैक्स एसेट वाली एक बात है, वो है एक्वायरर की। कल ये किया था कि जो पी है उसने अगर कोई डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, क्यों नहीं किया हुआ? क्योंकि उसको लग नहीं रहा कि प्रोबेबल है, तो वो उसका अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट था। लेकिन जब सब्सिडरी को खरीद लिया
तो हो सकता है टैक्स लॉ कहता हो, क्या हुआ, अगर पेरेंट का कोई डिडक्टेबल डिफरेंस है या कैरी फॉरवर्ड लॉस है या कैरी फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट है और उसने उस पर डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बनाया हुआ क्योंकि उसको आगे उम्मीद नहीं लग रही कि इससे फायदा उठा पाएगा, लेकिन सब्सिडरी खरीदने की वजह से हो सकता है टैक्स लॉ अलाउ करता हो कि आप अपने लॉसेस सब्सिडी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो, तो अब फायदा उठ जाएगा ना। ये फायदा जो पहले नजर नहीं आ रहा था तो डीटीए रिकॉर्ड नहीं किया था, अब सब्सिडरी खरीदने की वजह से ये फायदा आने लग गया, तो अब हम डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज कर लेंगे। क्या ये यहां पर आना चाहिए, यानी क्या वो सब्सिडरी का कोई डीटीए डीटीएल है, ये हमारा है, हमारा है ना, सब्सिडरी का नहीं है ना, लेकिन क्योंकि एक्विजिशन की वजह से बनता लग रहा है तो जहन में सवाल आ सकता है कि वो यहां आना चाहिए, तो वो यहां नहीं आना क्योंकि वो हमारा है, सब्सिडरी का नहीं है। यहां पर कौन सा डीटीएल डीटी आना था, जो सब्सिडरी का इन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स की वजह से बन जाए। तो अगर पेरेंट सब्सिडरी को खरीदने की वजह से अब उसको नजर आ रहा है कि अब फायदे उठा सकता है, तो अब वो डीटीए रिकॉग्नाइज कर लेगा, लेकिन वो उसका अपना डीटीए, वो बेशक एक्विजिशन की वजह से डीटीए रिकॉग्नाइज करने के काबिल हुआ है, लेकिन वो उसका अपना है, सब्सिडरी का नहीं है, तो उसको गुडविल की वर्किंग में नहीं ले आना। ये पेज 10 के टॉप पे लिखा हुआ है। क्या माइनस करते हैं तो गुडविल आ रही है। हाँ, जो गुडविल लगी है मतलब हम जो ज्यादा पैसे उसको दे रहे हैं, हाँ, हो सकता है कुछ इस वजह से दे रहे होंगे क्योंकि हमारा ये मतलब क्या बात है, मतलब कुछ ये सोच सकता है ना कि क्योंकि ये हम अब रिकॉग्नाइज ही डीटीए इसलिए करने लगे हैं क्योंकि अब हालात अच्छे नजर आने शुरू हो गए हैं, तो शायद वो इसकी एक्विजिशन की वजह से है, तो क्यों ना उसको एक्विजिशन डेट पे रिकॉग्नाइज करें, तो यहीं पर ले आए उसको, तो वो यहां पर नहीं आना क्योंकि वो हमारा है, उसका नहीं है। जो ज्यादा पैसे दिए हैं वो कुछ इस वजह से दिए क्योंकि नहीं, ये नहीं पता ज्यादा दिए कि नहीं दिए, वो तो हमारी और उनके शेयर होल्डर्स की डील थी, वो पैसे जो मांग रहे हैं वो अपनी औकात की वजह से मांग रहे हैं, हमें उससे क्या क्या फायदे हो रहे हैं उनको क्या पता, लेकिन चूंकि वो एक्विजिशन की वजह ही है जो हम अब डीटीए रिकॉग्नाइज करने को तैयार हो गए हैं, तो लेकिन स्टिल वो है हमारा। हाँ जी, नहीं होगा बिजनेस फाउंडेशन वाला हो गया तो सिर्फ अकाउंट्स होने वो कहाँ पर, अच्छा अकाउंट कटिंग है तो पेरेंट का नहीं देखो, अगर हमारे लॉसेस के
लेकिन हमें लगता था कि अगले ईयर्स में हमें प्रॉफिट्स होंगे, तो हमने डीटीए बना लिया। सब्सिडरी वो भी मनूस, उसके भी लॉसेज ही लॉसेज है, और टैक्स लॉ हमें अलाउ करता है कि आप सब्सिडरी के लॉसेज भी कैरी फॉरवर्ड कर लें। तो अब हमारे भी लॉसेज, उसके भी लॉसेज, अब इतने सारे लॉसेज हमसे नहीं संभाले जाने। तो वो जो पहले हमें लग रहा था कि इन लॉसेज का फायदा होगा, अब वो नहीं हो सकेगा। तो पहले डीटीए बनाया हुआ था, उसको हटा देंगे। यानी ये जो अल्टरनेटिव से पहले बात की हुई है उसकी उलट की हुई है। पहले बात क्या की हुई है कि पहले हमारे लॉसेस थे और हमें उम्मीद नहीं थी कि इसका फायदा उठाएंगे, तो डीटीए नहीं बनाया होता था। अब सब्सिडरी प्रॉफिट से प्रॉफिट्स ला रही होगी, तो अब हम डीटीए बनाने का सोच लेंगे। अब इसका उलट है, हमारे लॉसेस थे और हमने डीटीए फिर भी बनाया हुआ था, लेकिन सब्सिडरी भी लॉसेस लेके आ रही है, तो अब हम उस डीटीए को खत्म कर देंगे। क्या असल में कभी देखा नहीं मैंने इस तरह। देखो, जब कोई सब्सिडी एक्वायर होती है और अगर उसके लॉसेस हैं, तो वो तभी खरीदी जाती होगी अगर उनमें पोटेंशियल मौजूद था लेकिन उनसे बिजनेस हैंडल नहीं हो रहा था, तो फिर वो सब्सिडी को खरीद लेते हैं, सस्ते में खरीद लेते हैं। तो जो 2 4 5 साल लॉसेस हैं वो अगले सालों में ठीक हो जाएंगे, तो तभी खरीदी जाती है। अच्छा जी, इसी पेज पे, नहीं अगले पेज पे 11 पे लास्ट चीज रह गई, बस खत्म हो गया। पेज नंबर 11 पे कन्वर्टेबल डेट के बाद अगर हमने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं सब्सिडरीज में, एसोसिएट्स में, जॉइंट वेंचर में, तो अगर तो वो हमारी कॉस्ट पे ही रिकॉर्डेड है, तो फिर टैक्स बेस भी कॉस्ट है और हमारे पास भी कॉस्ट है। लेकिन अगर इक्विटी मेथड है तो इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का हिस्सा, टैक्स बेस तो कॉस्ट पे ही आ रही होगी। हमने अगर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की हुई है, इन्वेस्टमेंट थी 200 की, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 200 की थी, टैक्स बेस फॉर टैक्स पर्पसेस 200। कुछ टाइम गुजरा, ईयर एंड आया, इक्विटी मेथड, हमने इसमें जो एक्विजिशन के बाद आए होते हैं प्रॉफिट्स, उनका हिस्सा इसमें डेबिट कर लिया 40। फॉर टैक्स पर्पसेस भी ये कोई कॉस्ट का हिस्सा बन गया नहीं, तो कैरिंग अमाउंट हो गई 240 और टैक्स बेस है 200। एसेट है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, 40 का आ गया टैक्सेबल डिफरेंस। अब इसमें आईएएस की तरफ से कुछ शर्तें हैं, वो जो शर्तें हैं मैंने उसको नेगेटिव करके लिखा हुआ, यानी शर्तें हो रही हैं कि शैल नॉट रिकॉग्नाइज अगर ये हो रहा है, तो मैंने लिखा हुआ है कि शैल रिकॉग्नाइज अगर ये नहीं हो रहा। मैंने सिर्फ उसकी वो सेंटेंस चेंज किया हुआ, क्या अगर तो ये डिफरेंस आ गया है और हमारा इस इन्वेस्टमेंट नहीं, हमारा इस इन्वेस्टी पे ऐसा कंट्रोल है कि हम इस प्रॉफिट को जब चाहे डिस्ट्रीब्यूट करवा दें, जब चाहे डिस्ट्रीब्यूट होने से रोक दें। देखें, अगर ये इन्वेस्टमेंट इन ए है तो हमारा ए पे इतना जोर चलता है कि डिविडेंड वो चाहे तो बांटे चाहे ना बांटे। हमारी एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट है, क्या हमारी इतनी मर्जी चलेगी कि हम उसके डिविडेंड बांटने से रोक सकें? हैं? नहीं चलेगी भाई, मर्जी नहीं चल सकती एसोसिएट पे। एसोसिएट पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, पावर नहीं होती। तो हम अपनी मर्जी से उसके डिविडेंड्स बांटने से रोक नहीं सकते, सब्सिडरी के रोक सकते हैं, सब्सिडरी के हम डिविडेंड्स रोक सकते हैं। अच्छा, अगर कल को सारा डिविडेंड बंट जाए तो ये डिफरेंस रहेगा या खत्म हो जाएगा? कल को बंट गए सारे डिविडेंड, सारा कुछ डिविडेंड यानी पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग सब डिविडेंड बंट गए,
तो कल को कैरिंग अमाउंट कितनी हो जानी है वापस, फिर से 200, तो जो डिफरेंस है वो रिवर्स हो जाना है ना। तो डिविडेंड डिफरेंस रिवर्स होगा या नहीं होगा, इसका ताल्लुक किस चीज से जुड़ गया आके, कि कल को डिविडेंड बटेगा कि नहीं बटेगा। तो अगर तो हम डिविडेंड को बटने से नहीं रोक सकते, तो इसका मतलब कल को इस डिफरेंस ने खत्म हो ही जाना। दोबारा देखें, ये जो हम एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट को इक्विटी मेथड पे शो करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट थी वो, उसमें एसोसिएट के पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स, उसका हिस्सा यहां ऐड करते हैं ना, है ना। तो अगर सबसे एसोसिएट अपनी सारी रिटेन अर्निंग खाली कर दे, सब बांट दे डिविडेंड, तो इधर क्या रह जाएगा, हाँ जी, तो ये खत्म हो जाएगा ना। यानी ये कल को जीरो हो सकता है और हमारा एसोसिएट पे कंट्रोल नहीं है कि हम इसको जीरो होने से रोक सकें। तो चूंकि प्रोबेबल है कि ये जीरो कल को हो जाना है, तो इसलिए आज इस डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स बन जाएगा। अगर प्रोबेबल है कि ये कल को जीरो हो सकता है, क्यों है प्रोबेबल, क्योंकि प्रोबेबल है कि डिविडेंड कल को बढ़ जाएंगे, तो जब बढ़ जाएंगे तो डिफरेंस कल को जीरो हो जाएगा ना। तो इसलिए हम बिल्कुल इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स बना सकते हैं। लेकिन अगर इसने कल को नहीं जीरो होना, हमारी मर्जी, हम नहीं होने देंगे जीरो, उसको नहीं बांटना डिविडेंड, 1 रुपया भी नहीं बांटना, तो फिर तो डिफरेंस ही रहना है, तो फिर इस पर डेफर्ड टैक्स नहीं बनेगा। ये इधर अंग्रेजी में लिखो, इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरीज, ब्रांचेज, एसोसिएट्स। फिर नहीं बनाएंगे, और सब्सिडी में नॉर्मली कंट्रोल होगा और एसोसिएट में नॉर्मली कंट्रोल नहीं होगा। हो सकता है अगर बांटने की नियत है तो उसका अंदर फिर बंट जाएगा कल को, फिर बनेगा डेफर्ड टैक्स। कंट्रोल नहीं हो फिर जीरो हो जाएगा। अगर हमारा इस पर कंट्रोल नहीं है तो कल को बढ़ सकता है ना, ये बढ़ सकता है तो डिफरेंस जीरो हो सकता है, हम इसको डिफरेंस को जीरो होने से नहीं रोक सकेंगे, तो फिर डेफर्ड टैक्स बनाना है। लेकिन अगर हम इस डिफरेंस को जीरो होने से रोक सकते हैं, नहीं बांटने प्रॉफिट, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी हो जाए, नहीं बांटने, तो फिर हम इस डिफरेंस को रिवर्स होने से रोक सकते हैं, तो फिर डेफर्ड टैक्स नहीं बनना। सारे शेयर होल्डर सिर्फ डिविडेंड की बेस पे थोड़ी जिंदा होते हैं, होती हैं कंपनीज नहीं बांटती डिविडेंड, ग्रो 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 करे जाते हैं, बिल्कुल हो सकता है। नहीं भाई देखो, जो कंपनी चलाने वाले लोग हैं और वो मैनेजमेंट में है, उनको डायरेक्टर रेम्युनरेशन मिल रही होगी, वो पैसा कमा रहे हैं। जो बाकी गरीब लोग हैं, नहीं अगर बनना चाहते तो बेचें शेयर, जाएं किसी और को बेच दें। कई इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने 20-25 साल तक शेयर ही नहीं बेचने होते, तो उनको उस शेयर का ग्रो करना ही सूट करता है, क्योंकि जो कंपनी डिविडेंड बांटती रहेगी ना, वो ग्रो नहीं करेगी, जो रिटेन करेगी वो ग्रो करेगी। तो जिन शेयर होल्डर्स को ग्रो चाहिए होता है, वो फिर डिविडेंड ना देने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो बिल्कुल हो सकता है कंपनी डिविडेंड ना देती है। हाँ हाँ, डिफरेंस 40 है। आज ये डिफरेंस है तो ही तो डेफर्ड टैक्स का डिस्कशन हो रहा है। अगर ये डिफरेंस ही नहीं होता तो फिर डेफर्ड टैक्स डिस्कस क्यों हो रहा होता। कंट्रोल नहीं है और वो 40 साल को जीरो हो जाता हो सकता है ना बाद में, अभी तो है ना, तो अभी इस पे डेफर्ड टैक्स बनेगा, अभी डीटीएल बन जाएगा। जब कल को डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो डीटीएल खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसका सवाल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बस नोट्स की आखिरी चीज देख लेते हैं, फिर खत्म है। एक छोटा सा एसआईसी है, एसआईसी 25। एसआईसी 25 ये कहता है कि अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे, टैक्स रेट चेंज हो गया, और टैक्स रेट चेंज हो गया तो उसका इफेक्ट फिर हम लोग P&L में लेते हैं, या अगर किसी ओसीआई आइटम की वजह से तो ओसीआई में ले जाते हैं।
ये तो है टैक्स रेट अगर चेंज हो जाए, एक होता है अगर टैक्स स्टेटस चेंज हो जाए, यानी पहले वो टैक्स की नजर में कुछ और होता था, अब वो टैक्स की नजर में कुछ और बन गया। इसकी प्रैक्टिकल मिसाल तो मेरी इल्म में नहीं है, हो सकता है पाकिस्तान में ना होता हो, लेकिन फर्ज कर लें कि एक कंपनी पहले रेजिडेंट के स्टेटस पे नहीं थी, उस पर टैक्स कुछ और पड़ता था, अब वो रेजिडेंट के स्टेटस में आ गई, अब उसका स्टेटस बदल गया ना, तो हो सकता है उस टैक्स रेट्स कोई और हो। तो अब ये जो टैक्स रेट्स कुछ और होंगे, पहले कुछ और होते थे, तो ये वैसे ही जैसे इफेक्ट ऑफ टैक्स रेट चेंज होता है, ये इसमें लिखा हुआ है पेज 11 के एंड पे, ये एक छोटा सा एसआईसी है। हाँ जी, ये जितनी अंग्रेजी लिखी हुई है वही लिखी हुई है, इसका मतलब है कि जैसे इफेक्ट ऑफ टैक्स रेट चेंज करते हैं ना, ये वैसे ही। चलें इसका एक सवाल कर लेते हैं और बस फिर बहुत है। इसके लिए आ जाइए जून 17 पे। जून 17 पे क्वेश्चन 3।
बस इसका तो खत्म नहीं है, नहीं फिर आगे वो IFRS 13 और वो है IFRS 13 तो वो भी जुबानी है। हाँ जी, बस पढ़ के जा रहे हो। एक तो उसमें गुडविल पूछी हुई है और IAS 12 मिक्स करके, यानी ये काम भी करना। गुडविल तो चलो है ही है, लेकिन असल में ये चीज है इसलिए IAS 12 का सवाल है। फिर इसके अलावा ग्रुप बैलेंस शीट में क्लोजिंग DTL की निकालना, तो पहले गुडविल निकाल देते हैं। हाँ जी करूं। गुडविल के लिए इन्वेस्टमेंट्स एक कैश है, सारे शेयर खरीदे हैं एट अ कंसिडरेशन ऑफ 2000 मिलियन इन कैश प्लस रिप्लेसमेंट अवार्ड। ये ना मैंने जब ये कंसोलिडेशन कराते थे एक पेज दिया था, उसमें 4 एग्जांपल थी रिप्लेसमेंट अवार्ड की, वो मैंने कहा था खुद पढ़ लेना। उसमें एग्जांपल्स में ही सब एक्सप्लेन किया हुआ था। एक सिचुएशन उसमें ये थी कि एस के एम्प्लॉइज को एस ने कुछ शेयर बेस्ड पेमेंट्स वादे किए हुए थे। जब पेरेंट ने एस के शेयर खरीदे तो पेरेंट ने कहा जी कि आइंदा आपको जो एस के शेयर आपको मिलने थे ना, हम आपको अब शेयर देंगे। तो क्या किया कि एस के IFRS 2 वाले वादों को पेरेंट ने अपने IFRS 2 के वादों से रिप्लेस कर लिया। ये रिप्लेसमेंट अवार्ड है। एस के एम्प्लॉइज थे, एस ने अपने एम्प्लॉइज को शेयर बेस्ड वादे किए हुए थे, वो जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। पेरेंट ने सब्सिडरी के शेयर्स खरीदे, तो अब पेरेंट के जो पेरेंट के सब्सिडरी के शेयर्स के वादे सब्सिडरी के एम्प्लॉइज को हुए हुए थे। पेरेंट ने उन एम्प्लॉइज से कहा कि अब आपको सब्सिडरी के नहीं हमारे शेयर्स मिलेंगे। तो पेरेंट ने सब्सिडरी के शेयर के वादों को रिप्लेस कर दिया अपने शेयर के वादों से। अब इसमें आगे 4 सिचुएशंस थी कि पेरेंट ने जो एम्प्लॉइज
से वादा रिप्लेस किया है, क्या एम्प्लॉयज की सर्विस वेस्ट हो चुकी हुई थी या होनी थी? अगर हो चुकी हुई थी तो क्या, होनी थी तो क्या? फिर उसमें यह था कि अगर पेरेंट उनसे अब नया वादा कर रहा है तो उसके बदले क्या वो कोई और सर्विस मांग रहा है या नहीं मांग रहा? ये 4 एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी, जो खुद पढ़नी थी, बहुत पुरानी बात है, अभी भी आप पुराने नोट्स देख के, मैंने पीडीएफ का पेज अपलोड किया हुआ। तो ये उनमें से एक केस है कि पॉइंट नंबर 4, द रिप्लेसमेंट्स अवार्ड्स आर फुली वेस्टेड, यानी एम्प्लॉय हकदार बन चुके हुए थे, उन्होंने मजीद कोई सर्विस नहीं देनी थी। रिप्लेसमेंट अवार्ड्स आर फुली वेस्टेड, और जो सब्सिडरी के वादों की फेयर वैल्यू थी, पेरेंट उसके बदले जो वादे रिप्लेस कर रहे हैं उनकी फेयर वैल्यू भी वही है 140। वरना वहां पर एक केस ये भी था कि वेस्टेड तो हैं, लेकिन सब्सिडी के वादों की फेयर वैल्यू बनती है 140 और पेरेंट के वादों की फेयर वैल्यू बनती है 150। ये भी एक केस था। तो ये सादा तरीन केस है जिसमें एम्प्लॉयज की सर्विस पूरी हो चुकी है और पेरेंट के वादों की फेयर वैल्यू भी वही है जो सब्सिडरी के वादों की फेयर वैल्यू थी। ये उनमें से एक केस था, और इस केस का इलाज ये था कि जो सब्सिडरी के वादों की फेयर वैल्यू है उसको इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनाया जाएगा। ये आप जब वो पेज पढ़ेंगे ना तो ये उसमें सब मौजूद है। गुडविल की वर्किंग वो आगे एक्सपेंस बनाना था, यानी अगर पेरेंट के वादों की 150 होती तो उसको फिर पोस्ट एक्विजिशन में एस की पी की रिटेन अर्निंग में से लेस करते, और वो गुडविल में 140 आता है। गुडविल में वो आएगा कंसिडरेशन में जो एस के वादों की फेयर वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट है कैश 2000 और उन रिप्लेसमेंट अवार्ड यानी उन वादों की फेयर वैल्यू 140। अच्छा, ये जो टर्म है ना मार्केट बेस्ड मेजर, ये भी मैंने तब बताया था। मार्केट बेस्ड मेजर का टर्म इस्तेमाल हो रहा है, वही जो आईएफआरएस 2 वाली वैल्यू हुआ करती थी उसको इस आईएस ने आईएफआरएस 3 ने मार्केट बेस्ड मेजर कहा था। वो जो आईएफआरएस 2 में निकली वैल्यूज हैं उसी को इन्होंने मार्केट बेस्ड मेजर कहा हुआ है। तो मार्केट बेस्ड मेजर का मतलब है जो आईएफआरएस 2 की वैल्यू थी। एनसीआई है नहीं, लेस नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। कितना एस का कैपिटल? अच्छा, एस का कैपिटल वगैरह तो नहीं बताया हुआ, लेकिन एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट मौजूद है। तो हमने उन एसेट्स और लायबिलिटीज को किस अमाउंट पे लेना होता है? फेयर वैल्यू पे। पहले क्या होता था, कैपिटल, रिटेन अर्निंग रिजर्व्स बताए होते थे, हम उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ले लेते थे। अब आपको कैपिटल वगैरह नहीं बताया, एसेट्स लायबिलिटीज की फेयर वैल्यूज ही बता दी, तो उनको नेट करके ये नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू आ गई। अच्छा, इसमें ना एक पॉइंट है जो मेरा जाती ख्याल ये है कि ये सवाल बनाने वाले से ना एक भूल चूक हो गई है। एक होती है कॉन्सेप्चुअल गलती, एक होती है भूल चूक होना। मुझे लगता है कि एक भूल चूक हो गई है। अब उस भूल चूक को हैंडल करने के 2 तरीके हैं। भूल चूक क्या हुई है? भूल चूक क्या हुई है कि ये आईएएस की ना एक ओरिजिनल एग्जांपल थी, आईएएस 12 की। उस ओरिजिनल एग्जांपल के अंदर यही फेयर वैल्यू के समझाने के लिए उसमें एम्प्लॉय डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन आ रही थी 300 मिलियन, फेयर वैल्यू, कैरिंग अमाउंट नहीं थी। शायद हो सकता है उसी सवाल को देख के एग्जामिनर ने सवाल बनाया हो और उसके जहन में आया हो कि चलो मैं इसमें भी एक वैरायटी डालता हूं। तो उसने किया क्या, आपको इन लायबिलिटीज में एक रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन नजर आ रही है, इनकी फेयर वैल्यू आ रही है 60, जबकि कैरिंग अमाउंट आ रही है 17।
IFRS 3 ने कुछ चीजें एक्सेप्शंस कही हुई हैं कि उनको फेयर वैल्यू पे नहीं लाना, उनमें एक एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी है। जब हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज यहां पर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करते हैं तो कुछ ऐसी मिसालें हैं जो एक्सेप्शंस हैं। उनमें IFRS 2 है, उनमें IAS 19 है, उसमें IFRS 16 है, IAS 37 है। इनको फेयर वैल्यू पे नहीं लाना होता, इनको उसी वैल्यू पे रहने देना होता है जो उनकी कैरिंग अमाउंट है। ये नहीं है एक्विजिशन डेट। जनरल प्रिंसिपल क्या है कि एस के नेट एसेट्स को हमने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, ये कहलाती है एक्सेप्शंस टू मेजरमेंट रूल। एक है एक्सेप्शंस टू रिकग्निशन कि जिनको इंडिविजुअली एसेट नहीं भी माना होता लेकिन एक्सेप्शन है कि उनको मान रहे होते हैं। एक है एक्सेप्शन टू मेजरमेंट रूल कि उनको फेयर वैल्यू पे नहीं लाना होता, उनको उसी बुक वैल्यू पे लाना होता है जो अपने अपने IAS के तहत निकली हुई है। तो उनमें एक IAS 19 भी है, यानी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको फेयर वैल्यू एक्सरसाइज नहीं करानी होती। तो ये मुझे लगता है कि वो बस ऐसी लिस्ट के अंदर एसेट्स लायबिलिटीज की लिस्ट बनाई हुई थी और एग्जामिनर बस ये चाह रहा था कि मैं इसमें ये डेफर्ड टैक्स वाला पॉइंट टेस्ट करूं, तो उसने इस लिस्ट की फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट लिख दी। तो मुझे लगता है भूल चूक से ये रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशंस भी लिखी गई, वरना इसकी फेयर वैल्यू नहीं निकाली जाती। असल में निकल भी नहीं सकती, इसकी फेयर वैल्यू नहीं निकाली जाती। तो ये एक्सेप्शन है IFRS 3 की कि डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन को फेयर वैल्यू पे नहीं लाना। तो या तो ये मान लें कि ये गलती हो गई है। अब इसको दो तरीके से डील कर सकते हैं। एक तो ये कि इसका नाम बदल दें, सवाल सॉल्व करें और इसका नाम बदल दें, यानी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की जगह उसको कोई और लायबिलिटीज कह दें, या तो ऐसे कर लेते हैं। दूसरा तरीका यह है कि एक नोट लिखा जाए कि चूंकि डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन ये फेयर वैल्यू एक्सरसाइज की एक्सेप्शन है, तो हम इसके 60 को इग्नोर कर रहे हैं और ये 17 पे ही रहेगा। तो दोनों में से कोई एक काम कर लेते हैं। ये कर लेता हूं मैं कि ये जो कि फेयर वैल्यू एक्सेप्शन है, तो हम 60 की जगह इसको 17 ही रहने देंगे। मैं इस बेस पे सॉल्व कर देता हूं। अच्छा, उसके अलावा ना आईकेप के सॉल्यूशन में एक मुझे लगता है कोई प्लस माइनस की गलती है, वो एक ब्रैकेट लगा गया गलती से, उसकी वजह से वो टोटलिंग में गलती हो गई। अदरवाइज ये जो आईकेप के सॉल्यूशन में 60 के हिसाब से लिया हुआ है, तो चलो वो भी मान लेते हैं, वो सही है। या जो मैं बता रहा हूं कि इसको ये कह देते हैं कि इसकी फेयर वैल्यू क्योंकि एक्सेप्शन है, तो मैं 60 की जगह इसको 17 ले लूं। तो मैं इस बेस पे सॉल्व कर रहा हूं। एसेट्स की फेयर वैल्यू क्या दी हुई है? 36 क्या 3618। लायबिलिटीज की 1, तो इसमें से 60 की जगह 17 ले आता हूं और इसकी वजह ये बता देते हैं कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट होती है इज एन एक्सेप्शन टू फेयर वैल्यू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कह लें, रूल कह लें। जो IAS 19 की ऑब्लिगेशन है ना, वो एक एक्सेप्शन है, उस पर फेयर वैल्यू नहीं लगती। तो ये कह के 60 की जगह मैं 17 ले आया। या तो ऐसे सॉल्व कर लें या उस लायबिलिटी का नाम बदल दें। कितना आ गया? सत्रह सौ तिहत्तर।
अच्छा, ये तो वो हो गई जो सामने कैरिंग अमाउंट्स और फेयर वैल्यूज है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि पीएल ने अपना एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पीएनएल को चार्ज किया हुआ था, लेकिन एलजी को लगता है कि नहीं भाई, इसकी फेयर वैल्यू है, इसको बनना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। तो ये भी एक और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। ऊपर वाले टेबल में ये नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले टेबल में तो वो हैं जो एस की बैलेंस शीट में आ रहे थे, तो ये उसके अलावा एक मजीद है। तो ये एक ऐसी चीज आ गई जो एस ने एसिड नहीं बनाया होता, लेकिन हम मान रहे होते हैं। कितना? 1। हम एस के वो इंटेंजिबल एसेट जो उसने अपनी बुक्स में नहीं रखे होते हैं, हम उनको भी मान रहे होते हैं, तो ये वो वाला पॉइंट आ गया। फिर इसी तरह से कंटिंजेंट लायबिलिटी है जो एस ने अपनी बुक्स में नहीं लिखी हुई थी, लेकिन ग्रुप में हम उसको मान रहे होते हैं। तो कितने पे माने? 39 या 25? 25। अगर एक्सपर्ट्स को लगता है कि इतने पैसे देने हैं, तो फिर यही इसकी फेयर वैल्यू है। हाँ जी, चले बाकी फिर बात की चीज है। लेकिन चूंकि कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू वाला पॉइंट आ गया, तो अब हमें डीटीएल या डीटीए की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और उसका तरीका यह है कि जो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस तक का डेफर टैक्स बनता होगा, वो तो एस ने ऑलरेडी अकाउंट फॉर किया होगा। हमें अब मजीद कौन सा करना है? जो इन दोनों का डिफरेंस। तो क्या क्या है? पीपीई फेयर वैल्यू कितनी? 1532। कैरिंग अमाउंट 59, क्या 59? एक ये डेवलपमेंट कॉस्ट आ गई, $153 और 0। जी, इन्वेस्टमेंट्स आ गई कितनी? 490,367 और ये तो ये अभी बात हो गई कि इसको हमने फेयर वैल्यू पे नहीं लाना होता, इसको 17 पे ही रखना है। और ये जी जी हाँ, कौन सा टैक्स? हाँ, इसकी टैक्स रिडक्शन मिल गई होगी। नहीं है, नहीं, डिडक्शन टैक्स ने तो दे दी, लेकिन अभी हमें एक्सपेंस नहीं बनाना चाहिए, हमें इसको एसेट रख के अमोर्टाइज करना चाहिए। टैक्स वालों ने फॉरेन डिडक्शन दे दी, करंट टैक्स वगैरह हो गया जो होना था, लेकिन ग्रुप को लगता है नहीं नहीं, एक्सपेंस नहीं है, इसको कैपिटलाइज करो, फिर आस्ता आस्ता ओवर द पीरियड अमोर्टाइज करना। तो कैरिंग अमाउंट आ गई, टैक्स बेस जीरो है, क्योंकि टैक्स वाले तो पहले ही डिडक्शन दे चुके। इसमें एतराज कहाँ है? तो इसीलिए तो हम लोगों ने इसको यहां एडजस्ट किया।
और इसीलिए तो फिर अब एक टैक्स बनेगा जो यहाँ डीटीए लाएगा। अच्छा जी, और क्या है? पॉइंट नंबर 3 का क्या करना? पेरेंट के नहीं है, पीएल, इसका नाम पी जरूर है लेकिन ये एस है। तो एस के कुछ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं और उसमें से पेरेंट समझता है कि हम इनका फायदा उठा सकते हैं 300 का। तो जब 300 का फायदा उठा सकते हैं तो उस फायदे को हमें उठा लेना चाहिए। वो पेरेंट के लॉसेस थे। हाँ, तो वो पेरेंट का एसेट है, वो यहां वाला एसेट नहीं है। ये सब्सिडरी के लॉसेस हैं और चूंकि ये सब्सिडरी अपने लॉसेस साथ लेके आ रही है, जब हमारे साथ खरीदी तो हम अब सोच रहे हैं हम इसका फायदा उठा सकते हैं, हम ज्यादा फायदा उठा। हाँ, लेकिन ये सब्सिडरी के लॉसेस हैं, सब्सिडरी लॉसेस अपने साथ लेके आ रही है, तो फिर उस पर जो डीटीए बनेगा वो सब्सिडरी का ही है। इनका फायदा भी देखो, सब्सिडी नहीं उठा सकती थी, तभी तो उसने इसको अकाउंट फॉर नहीं किया हुआ था। जब उसके साथ नहीं पेरेंट के साथ सोचा काम कर, तो चूंकि हम ये फायदा उठा लेंगे लेकिन है ये सब्सिडरी के लॉसेस। क्या बात? वो तो उसने अकाउंट फॉर कर लिया होगा ना, वो बना लिया होगा। अब जो ऊपर वाले 440 है, हम समझते हैं कि उसमें से 300 का तो हम उठा सकते हैं। हाँ, क्योंकि सब्सिडी ने तो उसको अकाउंट फॉर कर लिया होगा ना। 940 में से 500 की तो उसने अकाउंटिंग कर रही होगी, बाकी 440 नहीं की होगी, तो हमें लग रहा है कि उसमें से 300 का तो हम फायदा उठा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, 940 के लॉसेस हैं, उन 940 में से सब्सिडी को लगता था कि हमें बस 500 का फायदा होना है, तो उन्होंने 500 का डीटीए रिकॉग्नाइज किया, बाकी रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन चूंकि हमारे पास प्रॉफिट्स हैं तो हम उनका 500 का तो फायदा उठ ही जाएगा। 500 का फायदा तो एस ने अपने अपने ही उठा लेना था। हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हम उसके और मजीद लॉसेस का फायदा उठा लेंगे। तो ये 300 उन 440 में से 300 है। क्योंकि 500 वाले का तो उसने बना लिया होगा डेफर्ड टैक्स। पॉइंट नंबर, तभी तो 300 है। हाँ हाँ, तभी तो 300 है, वरना सब्सिडी के प्रॉफिट्स में तो बस 500 की ताकत थी। तो पेरेंट के अपने लॉसेस होते जो उसने अभी डीटीए ना बनाया होता, लेकिन सब्सिडी को देख के लगता कि मैं इनसे फायदा उठा सकता हूं, तो वो अपना डीटीए बिल्कुल बनाता, लेकिन वो अलहदा से अपना डीटीए बनाता, वो यहां पर ना लाता वो डीटीए। वो पेरेंट का अपना लॉसेस थे जिनको पहले उम्मीद थी कि मैं फायदा नहीं उठा सकता, उसने डीटीए अनरिकॉग्नाइज रखा हुआ था, जैसे कल वो 88 था। अब अगर सब्सिडरी को देख के उसको लगता है कि नहीं अब मैं फायदा उठा सकता हूं, तो वो जो उसने अपना डीटीए नहीं बनाया हुआ था वो अपना डीटीए बनाएगा, यहां पर उस डीटीए को नहीं लाएगा। लेकिन ये वो लॉसेस हैं जो सब्सिडरी के हैं और सब्सिडरी को नहीं लगता था कि वो इससे फायदा उठा सकती है, पेरेंट को लगता है कि नहीं उठा सकते हैं फायदा। तो अब पेरेंट जब ये डीटीए बनाएगा तो ये सब्सिडरी का डीटीए है,
इसलिए यहां आएगा। इसकी समरी बाकी भी जरा सुने दोबारा। डीटीए हम बनाते हैं कैरी फॉरवर्ड लॉसेस पे, लेकिन ये सिर्फ तब बना सकते हैं अगर इट इज प्रोबेबल कि हम कल को इनका फायदा भी उठा सकते हैं। पेरेंट के लॉसेस थे और पेरेंट को उम्मीद नहीं थी कि वो इनका फायदा उठा सकता है, तो पेरेंट ने उस पर डीटीए बनाया होगा? नहीं बनाया होगा। लेकिन अगर इस साल पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा और सब्सिडरी एक प्रॉफिट कमा के देने वाली कंपनी है, तो पेरेंट अपने उन लॉसेस को सब्सिडरी के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एडजस्ट करवा सकता है। तो पेरेंट को फायदा आने लग गया ना नजर, तो पेरेंट ने जो डीटीए नहीं बनाया हुआ था वो अब बना लेगा। लेकिन वो पेरेंट की अपनी बुक्स की अकाउंटिंग है, उसका इस गुडविल की वर्किंग से ताल्लुक नहीं है। ये बात ठीक है? ये हो रही है पेरेंट के लॉसेस की बात। क्या? हाँ हाँ, वो असल में यहां पर सब्सिडी के लॉस आ गए ना, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। जो भी मैंने सवाल कराने से पहले पढ़ाया था, पहले मैंने वो बात दोहराई है कि जो पेरेंट के लॉसेस थे और उसने रिकॉर्ड नहीं किए हुए थे, और अब अगर वो सब्सिडी के प्रॉफिट देख के सोचता है नहीं अब डीटीए बना लेना चाहिए, तो वो पेरेंट की अपनी जाती ट्रांजैक्शन है, उस डीटीए का इससे ताल्लुक नहीं है। अब दूसरी बात कर रहा हूं मैं सब्सिडरी के लॉसेस की। जो सब्सिडरी के लॉसेस हैं और सब्सिडरी ने डीटीए नहीं बनाया हुआ था। क्यों नहीं बनाया हुआ था? क्योंकि सब्सिडरी को नहीं लगता था कि उससे फायदा उठाया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि हम फायदा उठा लेंगे, तो अब उस पर डीटीए बनेगा। लेकिन क्योंकि वो सब्सिडरी का डीटीए बना होगा तो वो यहां आएगा। तो ये जो 940 है, इस 940 में से 500 की हद तक तो सब्सिडरी ने ऑलरेडी डीटीए बनाया हुआ होगा। जो बाकी 440 रह गया उसमें से मजीद 300 है जिससे हम फायदा उठाने वाले हैं, तो उस 300 के ऊपर अब डीटीए बनाने लगे। ठीक है? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, ये जो पिछले 2 दिन से काम करते आ रहे हैं, शेयर बेस्ड वादे हैं और हम इनको एक्सपेंस बना चुके क्योंकि एम्प्लॉय सर्विस वेस्ट कर चुके हैं। टैक्स डिडक्शन कब मिलती है? जब असल में एक्सरसाइज होंगे। तो अभी तो एक्सरसाइज नहीं हुए क्योंकि अभी तो वादे हुए हैं। टैक्स बेस हम क्या लेते होते हैं? अपडेटेड, जो टैक्स कल को डिडक्शन मिल जाएगी। तो एक्विजिशन डेट पर वो अपडेटेड था 90। पॉइंट नंबर 4। क्या? दोबारा बोले। वादे किए मैं, हाँ। नेट एसेट्स में क्यों आने चाहिए? लायबिलिटी तो नहीं होती। एक्सपेंस, डेबिट, इक्विटी, क्रेडिट।
एम्प्लॉयज को शेयर्स के वादे किए हुए हैं, एक्सपेंस डेबिट इक्विटी क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट रिटेन अर्निंग कम हो गई, इक्विटी क्रेडिट इक्विटी बढ़ गई, तो नेट एसेट्स पे तो कोई फर्क नहीं है ना। अच्छा अच्छा, तो वो लायबिलिटी तो नहीं है। वो नेट इफेक्ट जीरो बना हुआ है उसका नेट इफेक्ट जीरो है, क्योंकि वो रिटेन अर्निंग में से लेस हुआ हुआ है, एक्सपेंस चार्ज हुआ हुआ है और इक्विटी क्रेडिट हुआ हुआ है। एक्सपेंस डेबिट इक्विटी क्रेडिट, इसका टोटल इक्विटी पे क्या फर्क पड़ रहा? कुछ भी नहीं पड़ रहा। तो नेट एसेट्स में का कोई फर्क नहीं आ रहा, लेकिन हमने डेबिट किया है कि हमने ये कंसिडरेशन दी। पॉज करना जरा एक मिनट। अच्छा जी, ये लॉसेस वाली बात हो गई। पॉइंट नंबर 4 में ये जो हमने शेयर्स के वादे रिप्लेस किए, ये इससे पहले आ रहा हूं बस आ रहा हूं बस आ रहा हूं 5 मिनट तक। 5 मिनट तक क्या बता रहा था? हाँ जी, जो हमने शेयर्स के वादे सब्सिडरी के खत्म करके अपने वादे दे दिए हैं, ये वो है। सब्सिडरी ने इन वादों की एंट्री, जब सब्सिडरी ने अकाउंटिंग की हुई होगी तो एक्सपेंस डेबिट होता है और इक्विटी क्रेडिट होती है, तो सब्सिडरी ने वो सारी अकाउंटिंग करके रखी हुई थी। सब्सिडरी ने एक्सपेंसेस साथ साथ डेबिट किए हुए थे और इक्विटी साथ साथ क्रेडिट की हुई थी। ये प्रॉफिट में से लेस होता है रिटेन अर्निंग, यानी इफेक्टिवली सब्सिडरी ने रिटेन अर्निंग डेबिट की हुई है और इक्विटी का कोई अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। सब्सिडरी के टोटल नेट एसेट्स पे क्या फर्क पड़ा हुआ? कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। लेकिन सब्सिडरी ने इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स वगैरह भी बनाया हुआ था, जो कि पिछले 2 दिन से कर रहे थे। जब हमने पेरेंट ने अपने वादे दिए और सब्सिडरी वाले वादे कैंसिल हो गए, तो फिर सब्सिडी ने उस पर जो डेफर्ड टैक्स बनाया हुआ था फिर वो भी रिवर्स कर दिया होगा, क्योंकि जब उसके वादे खत्म ही हो गए तो फिर उसने अपने वादों को खत्म कर दिया होगा। उसके वादों पे कल को उसको टैक्स डिडक्शन भी नहीं मिलनी, क्योंकि उसके वादे खत्म हो गए। तो उसने अपनी बुक्स में डेफर्ड टैक्स को खत्म कर दिया होगा, क्योंकि उसके वादे कैंसिल। लेकिन हम अब नए वादे ले रहे हैं, और ये वादे किनसे हो रहे हैं? सब्सिडरी के एम्प्लॉइज से। कौन सी सर्विसेज के अगेंस्ट? जो उन्होंने पहले दी नहीं। तो सब्सिडरी ने चूंकि इंडिविजुअली अपने पास इसको रिवर्स कर दिया, इसका डेफर्ड टैक्स खत्म कर दिया, लेकिन हम चूंकि अब नए वादे लेके आ रहे हैं और हैं भी वो एस के एम्प्लॉइज थे और हैं भी पुरानी सर्विसेज के अगेंस्ट, तो वो जो सब्सिडी ने खत्म किया हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। जो सब्सिडी ने इस पर डेफर्ड टैक्स खत्म किया है हमें वो दोबारा बनाना पड़ेगा। क्या है हमारा, लेकिन उसका एक्सपेंस प्री या पोस्ट? प्री, तो प्री है ना, तो यही बराबर। प्री है तो उसका इफेक्ट गुडविल में आएगा। वो तो पोस्ट हो चीजें तो फिर एक्सपेंसेस में आती हैं, तो उसका इफेक्ट फिर प्री रिजल्ट, प्री में ही पोर्शन में रहना चाहिए। तो जब हम यहां पर इस पर डेफर्ड टैक्स खुद बनाएंगे अब, और डेफर्ड टैक्स बनाएंगे तो इस पर डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट 0 होती है और टैक्स बेस क्या होती है? जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, और उससे आखिरी कॉलम में डिफरेंस नेगेटिव आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो वो -90 यहां आ जाएगा। जी जी, अगर आप कोई रेट लगाए, अगर रेट 2 है 35% है उसका फी है, तो बंदा 49। अच्छा, तो सवाल में डेफर्ड टैक्स एसेट दिया हुआ है 34 से साबित हो गया।
एक डेढ़ सी कोई चीज नहीं है। हाँ ये 90 दोबारा सुन लें। सब्सिडरी के वादे थे जिसपे उसने डेफर्ड टैक्स भी बनाया हुआ होगा, चूंकि उसके वादे अब ये कैंसिल हो गए और इसने इसका डेफर्ड टैक्स वगैरह सब कैंसिल कर दिया होगा, लेकिन हम अब उन वादों को लेके आ गए और हैं चूंकि वो प्री सर्विसेज से रिलेटेड, तो उसका जो डेफर्ड टैक्स बनता होगा वो होना इसी के अंदर चाहिए, तो हमने उसका फिर से डेफर्ड टैक्स बना लिया। अब इसमें ख्याल इस बात का रखना है कि ये चीजें ये सब्सिडरी ही की हैं, इनका फायदा नुकसान सब्सिडरी ही को होना है, तो टैक्स रेट किसका? सब्सिडरी का। सब्सिडरी का टैक्स रेट कितना है? बिजली का है 35%। 35%। डिफरेंस कितना? 273। 273 ये चीजें चूंकि सब्सिडरी की हैं, तो फायदा नुकसान सब्सिडरी को और टैक्स रेट सब्सिडरी वाला। लेकिन ये जो नीचे वाले दोनों हैं ये हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अब पेरेंट ने इसका फायदा उठा लेना है, इसका फायदा पेरेंट ने उठाना है, तो टैक्स रेट किसका? पेरेंट वाला। ये कौन बना रहा है? पेरेंट, क्योंकि अब ये वादा पेरेंट का बन चुका हुआ है, तो टैक्स रेट किसका? पेरेंट वाला। डीटीएल और डीटीए इसका 90 53.55 85 पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव यानी डीटीएल। अच्छा आईके के सोल्यूशन में ना एक फर्क इसमें यहां आ रहा है, मैंने जहां वो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन नहीं ना लिखी, तो वो लिखी भी है और 60 और 17 लिखा हुआ, तो वो 43 का भी डिफरेंस आया है। बाकी ये क्या बना टोटल? ये 18 पॉइंट नहीं है, ये 3 3 6 और 5 और ये बन जाएगा 18 15 अच्छा ठीक है 18 15.1 ठीक है गुडविल आ गई, ठीक है 24.9। ये हो गई एक रिक्वायरमेंट।
यार नमाज पढ़ के ना कर लेना, वो के लिए इंतजार करो हैं। वो अभी यूआरपी आना है अभी। एक तो गुडविल पूछी है और ईयर एंड का डेफर्ड टैक्स पूछा है, वो ईयर एंड वाला निकालो है। नहीं मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं नमाज पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, नमाज पढ़ लेते हैं। अच्छा ये पॉज कर दें, कभी लेक्चर चल रहा है, पॉज कर दें, नमाज पढ़ लूंगा करके। 96 पूरा, 97 में ना आधा को कर लूंगा, उसमें मैं 2-3 छोटे छोटे टॉपिक लपेट लूंगा और बाकी 97 आधा और 98 और 99 हेजिंग, ये मंडे को, यानी मंडे को 2.5 क्लासें। पहले हेजिंग वाली होगी, चलो पहले हेजिंग वाली कर लूंगा। आपने डेट रुकने आपको याद है? हाँ फिर पहले हेजिंग, चलो पहले हेजिंग कर लेंगे, और ये जो आधी 97 कराई होगी ये मंडे को बकिया पूरा कर लूंगा। तो पहले फिर इंस्ट्रूमेंट्स में डिवाइस कौन सा करके आना है, कौन सा की चीजों में थोड़ा ही डिस्काउंट वगैरह का तो पता है। नहीं इसमें डिस्काउंटिंग नहीं है, उसमें वो फेयर वैल्यू वगैरह ही है। डिस्काउंटिंग हुई भी तो कितनी ज्यादा नहीं है, स्वैप में हो सकता है डिस्काउंटिंग हो, लेकिन कितनी ज्यादा नहीं है, यानी कोई खास जरूरत नहीं है रिवीजन की। करना है तो कराओ, अच्छा है रिवाइज कराओ। नहीं मतलब मैं ये पूछना कौन सी चीज है, मतलब चीजें ही नई हैं, तो फॉरवर्ड फ्यूचर स्वैप्स ये है ही नई चीजें। इनमें मैक्सिमम क्या है कि आप वो फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू के ऊपर ही होगा बस। डिस्काउंटिंग है भी तो सादी सी डिस्काउंटिंग है। तो अभी 96 पूरा करता हूं और 97 आधा को करा के ना 9.5 मैक्सिमम फिर छोड़ देता हूं। चलें लगाएं, करें ऑन, जी करें ऑन। पहले भी ऑन ही था। पक्की बात है, ये गुडविल हो गई कैलकुलेट। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि साल के एंड पे डेफर्ड टैक्स कितना है, डेफर्ड टैक्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसमें जब वर्ड डेफर्ड टैक्स का आ रहा है तो उसका मतलब डीटीएल या डीटीए की बात हो रही है, यानी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस नहीं, डीटीएल डीटीए की बात हो रही है। तो ईयर एंड पे आके अब देखते हैं कि दोबारा से ये एक रिक्वायरमेंट थी, ये उसकी वर्किंग थी। अब सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट, कि ग्रुप बैलेंस शीट में हमने डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी कितना रिकॉर्ड करना है मजीद, यानी मजीद जो आ रहा है, जो पी और एस ने अपना अपना किया हुआ वो तो किया हुआ है, क्योंकि उसका डाटा नहीं है हमारे पास, हम वही बता सकते हैं जो मजीद है। इसमें एक इंफॉर्मेशन का फ्लॉ तो ये है कि हमें इसकी डिटेल नहीं पता, यानी हमें ये नहीं पता कि अब ईयर एंड तक आते आते एक्स्ट्रा डेप्शन कितनी होनी है, हमें इनकी चेंजेस नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता। ईयर एंड पे इसने अमाउंटाइज भी तो होना ही था ना, ईयर एंड पे इसकी कैरिंग अमाउंट कुछ और होनी थी, ईयर एंड पे इनकी कैरिंग अमाउंट कुछ और होनी थी। चूंकि वो पता नहीं है इसलिए इस पोर्शन को तो हम छोड़ देते हैं, हम इस पोर्शन को दोबारा ईयर एंड पे नहीं कैलकुलेट कर सकते, जो जो कर सकते हैं वो कर देते हैं। पी और एस की जो अपने डेफर्ड टैक्स हैं वो तो है ही हैं, हम सिर्फ एडिशनल वाला ही कैलकुलेट करके दे सकते हैं। यानी फर्ज करें
P का DTL 200 आ रहा है, S का DTL 300 आ रहा है, तो ये 500 तो ऑलरेडी है। कंसोलिडेशन की वजह से हम क्या मजीद कर रहे होंगे, हम सिर्फ वो कैलकुलेट करके दे सकते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ एडिशनल वाली बात कर सकते हैं। तो एडिशनल वाली बात यह है कि ईयर एंड पे एक तो ये, बल्कि चलो उसको एंड पे कर दूंगा, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस रेट और DTL या DTL। जी, क्या क्या एडिशनल चीजों की इंफॉर्मेशन पता है? ईयर एंड पे आके अब हमें क्या है जो मजीद एक्स्ट्रा पता है? शेयर ऑप्शंस अब ईयर एंड पे आके इंट्रिंसिक वैल्यू और बढ़ गई। तो देखें, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके अलावा मजीद अब क्या करने लगे? तो शेयर ऑप्शंस 150 तक पहुंच गई हैं। शेयर ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू 150 तक पहुंच गई है, तो 60 मजीद ना, ये वो मजीद हो गया। फिर इसके अलावा और कोई एसेट? इन्वेंट्री, पॉइंट नंबर 1 इन्वेंट्री। एक है जो LG की इन्वेंट्री है और एक है जो PAL की इन्वेंट्री है। टैक्स बेस में क्या लिखूं? या तो ये कर सकते हैं कि टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट लिखूं, या ये कर सकते हैं कि अब ग्रुप में इस पे मजीद डेफर्ड टैक्स क्यों क्रिएट होने लगा है? URP की वजह से ना। देखें, इन दोनों ने अपनी अपनी बैलेंस शीट में जो इनकी कॉस्ट लिखी हुई है वो कैरिंग अमाउंट और वही टैक्स बेस आ रही होगी। अब कंसोलिडेशन की वजह से क्या होने लगा है? URP। तो या तो यहां ना लिखें, सीधा URP यहां लिख लें, या फिर ऐसे कर लें कि टैक्स बेस वही रखें जो इनकी अपनी कॉस्ट है और कैरिंग अमाउंट URP माइनस करने के बाद लिख लें। जैसे कह रहा हूं, टैक्स बेस में क्या लिखूं जो इनकी अपनी अपनी कॉस्ट आ रही है? 80 किसका है ये? तो ये PAL का स्टॉक है 80, और 140 है LG का। कैरिंग अमाउंट में लिख लेता हूं मैं URP लेस करके जो अमाउंट है। तो URP कितना है? 20% इसमें है, 15% इसमें है। तो URP निकाल दें, यानी इसको 0.8 कर लेते हैं, इसको 0.85 कर लेते हैं। कितना? 64। ये PAL का स्टॉक है ना? अरे हाँ, ये 140 है, ये 80 है। LG ने PL को बेचा है तो वो PAL का स्टॉक है। बल्कि एक मिनट यार, LG ने PL को बेचा है तो PAL का स्टॉक है 80। हाँ ठीक है, इसमें प्रॉफिट लोडेड है 20%, यानी URP निकाल दूंगा तो पीछे रह जाएगा 64। इसमें लोडेड है 15%, URP निकाल दूंगा तो पीछे रह जाएगा 112। 28
0.85 119 0.85 15% है 21 और ये 16। ये दोनों नहीं लिखना तो सिर्फ यूआरपी यहां लिख देते, क्योंकि अब ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें फर्क यूआरपी की वजह से आने लगा है ना, तो ये दोनों ना लिखते, आप यूआरपी यहां लिख देते। और क्या है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ये एक अच्छा पॉइंट है। सोलह हो गया, 21 हो गया, 60 हो गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ये हमने 1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट की है 30%, इसलिए एसोसिएट है। 165 मिलियन दिया है और 165 मिलियन तो हो गई हमारी कॉस्ट। ईयर एंड तक आते आते हमने इसमें साथ क्या और ऐड कर लिया होगा? नहीं, 30 की 50 तो प्रॉफिट है। एसोसिएट ने रिटेन अर्निंग 30 ली होंगी, 50 तो प्रॉफिट है, तो 30 पूरा ऐड कर दिया होगा। 30 का 30% 9। करंट टैक्स तो अपना अपना हो गया ना, ग्रुप का करंट टैक्स थोड़ी होता है, वो तो हर एक का अपना अपना होता है। तो ये अकाउंट फॉर हो गया होगा ना, हो गया, अकाउंट फॉर हो गया होगा। जो हमारा इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट आ रही होगी वो आ रही होगी 165 तो कॉस्ट थी, प्लस 30 का 174 आ रही होगी। क्यों? हाँ, मिल भी गया तो क्या, तो इसलिए मैंने 30 लिया, 50 और 20। हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट के अंदर जो रिटेन अर्निंग का हिस्सा 30% वो मैंने ऐड कर लिया, तो हमारी कैरिंग अमाउंट आ रही होगी ये। टैक्स बेस कितनी आ रही होगी? वो तो 165 आ रही होगी। डिफरेंस कितना? 9 का। अब ये जो 9 का डिफरेंस है इस पे हमने लगाना है डेफर्ड टैक्स। एसोसिएट है, इस पे बनता है डेफर्ड टैक्स। इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस था उस पे बताया था कि अगर हम समझते हैं कि ये कल को रिवर्स हो जाना है, हम इसको रिवर्स होने से नहीं रोक सकते, तो फिर डेफर्ड टैक्स बनेगा, तो इस पे बनेगा, एसोसिएट पे बनेगा। मसला है कि अब रेट कौन सा लगेगा। अच्छा, पहले ये आसान वाली बात कर लेते हैं। इस पे टैक्स रेट 25, पहले 25 लगाया था ना, इन पे कौन सा रेट लगेगा? बायर वाला, बायर वाला, यूआरपी वाले पे बायर वाला। तो एलजी का स्टॉक है, मतलब एलजी बायर है 35 नहीं 25, और पीएल का स्टॉक यानी पीएल बायर है 35। यूआरपी के एडजस्टमेंट पे जो रेट लगेगा वो बायर वाला टैक्स रेट लगेगा।
तो जो पीएल का स्टॉक है मतलब पीएल बायर है तो पीएल वाला रेट, जो एलजी का स्टॉक है तो एलजी बायर है तो एलजी वाला रेट, और ये भी चूंकि एलजी ही बना रहा है तो ये एलजी वाला रेट। इस पे आते हैं, 9 पे कौन सा टैक्स रेट लगेगा। 2 क्लासेस पहले कुछ एग्जांपल्स कहीं थी पढ़ने के लिए, उन एग्जांपल्स का मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने टैक्स रेट वो लगाना है जो हम देखेंगे कि टैक्स कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, टैक्स कंसीक्वेंसेस क्या होंगे। ये जो 9 मिलियन का डिफरेंस है ये कल को खत्म कब होना होता, डिविडेंड देता ना। ये जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, अभी जो बात की थी कि इस पे हम डेफर्ड टैक्स क्यों बना रहे हैं, कल को रिवर्स हो जाएगा। क्यों होगा रिवर्स, डिविडेंड मिल जाएगा। तो अगर तो ये 9 मिलियन डिविडेंड की शक्ल में मिल के रिवर्स होना है तो डिविडेंड पे कौन सा टैक्स रेट लगना है, दिया हुआ सवाल में। तो डिविडेंड पे लगना है 12.5, डिविडेंड का 12.5 है। अगर ये सारा का सारा कल को डिविडेंड ही मिलके रियलाइज होना होता तो हम इस पे 12.5 लगाते, लेकिन हमने अभी ही फैसला कर लिया हुआ है कि हम इसमें से 40% बेचने वाले हैं। तो वो जो बेचने वाले हैं जब बेचेंगे, अच्छा अगर ये सारा डिविडेंड की शक्ल में रियलाइज होना होता तो 12.5%। अब 40% छोड़ के वैसे बात करता हूं, फर्ज करें सारा ही बेचने लगे होते, तो जब सारा ही बेचने लगे होते तो मोस्ट प्रॉब्ली इतने का बेच देते, मार्केट वैल्यू तो नहीं पता ना, तो फर्ज करें इतने के बेच देते तो इतना प्रॉफिट आता। टैक्स पर्पजेस के लिए, टैक्स पर्पजेस के लिए ये 165 कॉस्ट किया ना, और अगर हम 174 का ही बेचते, देखें जो शेयर की मार्केट वैल्यू होती है अगर कुछ नहीं पता तो चलो बुक वैल्यू के तो बराबर होगी ना, तो इतने का बेचते और फॉर टैक्स पर्पजेस 9 रुपए का कैपिटल गेन आ जाता। तो अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को बेचने का इरादा रखते हैं तो कैपिटल गेन वाला टैक्स, और अगर रिटेन करने का इरादा रखते हैं और ये कल को डिविडेंड की शक्ल में मिलना है तो डिविडेंड वाला टैक्स। अब तोड़ लेंगे, चूंकि हमने इसको 40% बेचने का इरादा कर लिया है और बेच भी देना है, तो इस 9 के 40% पे 17.5, और जो बाकी 60% नहीं बेचना ये कल को डिविडेंड की शक्ल में मिल जाना है तो इस पे 12.5। जी जी, तो इन्वेस्टमेंट इन एनएल को मैं जो डिविडेंड की शक्ल में मिलना है और जो कैपिटल गेन की शक्ल में मिलना है, 9 मिलियन जो कि ये वर्किंग 2 में निकाला है इनटू 12.5 और 9 मिलियन नहीं 60%, कितना बनाइए, इस पे 12.5 और इस पे 17.5। टैक्सेबल डिफरेंस आ रहा है 9 का, लेकिन उसको मैंने 2 में तोड़ दिया क्योंकि इस पे और रेट लगाना है, इस पे और रेट लगाना है टैक्सेबल डिफरेंस क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, तो मैंने डिफरेंस वाले कॉलम में लिखा है, लेकिन 9 लिखने की बजाय उसको तोड़ दिया क्योंकि इस पे और रेट लगना है, इस पे और रेट लगना है। देखिए एंड आंसर इसका 5 6.3 है वैसे, नहीं 6.8 है,
5.4। अच्छा, ये एक तो ये हो गया जो मजीद है, और वो जो एक्विजिशन वाला है वो तो है ही है। 85.9। 61 पॉइंट। नहीं, सिर्फ दिसंबर 19। अच्छा, इसमें अब दिसंबर 19 आपको करा दिया था कंसोलिडेशन के साथ। दिसंबर 19 हम पहले कर चुके हैं। दिसंबर 19 उसमें डेफर्ड टैक्स था। जून 19 कल कर लिया था। दिसंबर 18 वो भी कल परसों कर लिया था। और नहीं, दिसंबर 18 में तो था ही नहीं, जून 18 किया था। जून 17 ये कर लिया। दिसंबर 16 में आपको सोल्यूशन दे देता हूं। आई कैप का भी सही है सोल्यूशन, बस उसमें ना उन्होंने डेफर्ड टैक्स रिवर्स करने की वर्किंग नहीं दिखाई हुई, तो वो समझ नहीं आ रहा होगा कि रिवर्स कैसे हुआ। ये है असल में सेल एंड लीज बैक का सवाल। इसमें डेफर्ड टैक्स मिक्स हुआ था। ये मैं सोल्यूशन दे देता हूं। और उससे पहले एक जून 16 वाला हम कर चुके हुए हैं, तो बहुत है। जो इससे पुराने सवाल है ना, जो आप यासिर साहब की बुक जिनके पास है उसमें देख सकते हैं, या अगर से पुरानी अटेम्प्ट देखनी है तो वो देख लें, तो वो इससे हल्के थे। ये बड़े हैवी सवाल थे सारे, तो ये मैंने सारे ही डिस्कस किए हैं। जो इससे पुराने थे वो इनसे हल्के थे। तो आपके ऊपर, अपने ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करना चाहें। अगर ये सवाल या मैंने जो कैफ के शेयर किए हुए हैं काफी है वैसे, क्योंकि और भी बहुत बड़ा सिलेबस है, तो काफी इतनी प्रैक्टिस। आइए 12 खत्म। अच्छा, इसमें आई कैप के सोल्यूशन में ना प्लस माइनस की गलती हुई है। ये अच्छा खासा पॉजिटिव था, वो इस पार्ट में आते आते इसको नेगेटिव कर दिया, तो उसकी वजह से टोटलिंग में गलतियां आ गई हैं। इब्ने माजा में रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया लोगों में कौन सबसे अफजल है। आपसे ने फरमाया
हर साफ दिल और जबान का सच्चा। लोगों ने कहा कि जबान के सच्चे को तो हम पहचानते हैं, पता चल जाएगा झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, लेकिन साफ दिल कौन है? फरमाया वो परहेजगार पाक साफ जिसके दिल में गुनाह ना हो। एक होता है कि हम चूंकि इंसान है, बहरहाल शैतान हर वक्त हमारे साथ है, कमजोर हैं, तो गुनाहों में पड़ जाते हैं। एक है कि दिल के अंदर प्लानिंग हर वक्त रहना कि कब मौका मिलेगा, कब मैं गुनाह करूंगा, ये दिल के अंदर गुनाह है। एक है कि इरादा नहीं था, बस हालात बन गए, बहकावे में आया, कमजोर था, फिसल गया, बाद में शर्मिंदगी हुई, माफी मांग लिया। एक है कि दिल के अंदर हर वक्त इरादा, ख्वाहिश, प्लानिंग रहना कि कब मौका लगे और कब गुनाह हो। तो वो परहेजगार पाक साफ जिसके दिल में गुनाह ना हो, ना बगावत हो। बगावत ये इस्लामी उसूलों से ही बगावत कि नहीं मैंने नहीं मानना है इनको, बगावत। ना बुग़ज़, बुग़ज़ क्या होता है? ग्रज, किसी के बारे में ग्रज रखना, कीना, नफरत रखना कि इसका बुरा होना चाहिए। और ना हसद हो। ये ना दिल की बीमारियां होती हैं, हसद, बुग़ज़, कीना। और हसद के बारे में ये भी आता है कि ये ऐसे नेकियों को खा जाता है जैसे लकड़ी को आग खा जाती है। क्योंकि जब इंसान के अंदर नेगेटिविटी भर जाती है ना, तो फिर उसके अमल साफ नहीं रहते। फिर वो कई नेक काम कर सकता था जो छोड़ देता है हसद की वजह से, अंदर सड़न की वजह से। तो इसलिए सबसे अफजल कौन है? जिसका दिल साफ हो। 97 में मिलते हैं।